चीज को मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं, जिससे कि आप लोगों को सारा कॉन्सेप्ट फिर से क्लियर हो जाए, या जो लोग पहली बार क्लास कर रहे हैं उनको भी इससे फायदा मिल सके। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो रिवाइज कर दे रहा हूं। तो देखो बच्चों, मैंने बताया था कि तो अगर कोई भी प्लेनेट है, मान लीजिए हम अर्थ की बात करते हैं, पृथ्वी की बात करते हैं, तो पृथ्वी के का एक अपनी ग्रेविटी होती है, यानी कि उसका अपना एक गुरुत्वाकर्षण होता है। और इस गुरुत्वाकर्षण के चारों तरफ अगर कोई भी पिंड अगर उस गुरुत्वाकर्षण के चारों तरफ, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है, तो हम लोग इसे इस पिंड को उपग्रह के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? उपग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये जो उपग्रह है बच्चों, ये दो प्रकार का हो सकता है, ठीक है। एक ऐसा उपग्रह है जो प्रकृति ने बनाया है, यानी प्राकृतिक है, जिसे इंसान ने नहीं बनाया, ठीक है, जो प्राकृतिक है, जो प्रकृति ने बनाया है। और अगर ऐसा उपग्रह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है, तो ऐसे उपग्रह को हम लोग प्राकृतिक उपग्रह के नाम से जानते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हमारी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, ठीक है, चंद्रमा। तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है बच्चों? चंद्रमा है। तो चंद्रमा जो है प्राकृतिक उपग्रह है। इसके अलावा कुछ उपग्रह ऐसे होते हैं जो पृथ्वी का चक्कर तो लगाते हैं, पृथ्वी का चक्कर तो लगाते हैं, लेकिन इनको इंसान ने किसी ना किसी लक्ष्य के लिए, किसी ना किसी उद्देश्य के लिए बनाया होता है। तो ऐसे उपग्रह जो मनुष्य अपने उद्देश्यों के लिए बनाता है, ऐसे उपग्रहों को हम लोग कृत्रिम उपग्रह के नाम से जानते हैं, या फिर ऐसे उपग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं? मानव निर्मित उपग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है, मानव निर्मित उपग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब हम लोग कृत्रिम और मानव निर्मित उपग्रहों की बात हम लोगों ने पिछले टर्म पे थोड़ा सा करी थी, ठीक है। फिर से मैं इसी चीज को जल्दी से रिवाइज करके, ठीक है, पूरी चीज मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो कृत्रिम या मानव निर्मित उपग्रह अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। कुछ दूर संचार माध्यम की तरह से उपयोग में आते हैं, कुछ जो है वो ऊपर से उड़ते हुए पृथ्वी की जानकारी जो है वो लेते हैं, पृथ्वी का डेटा कलेक्ट करते हैं, पृथ्वी के आंकड़े एकत्र करते हैं, कुछ हमें हमारी पोजीशन बताते हैं, ठीक है, और हम कहां पर मौजूद हैं, कहां पर हमको जाना है, किस रास्ते से जाना है, ठीक है, ये बताते हैं। कुछ उपग्रह अंतरिक्ष अनुसंधानों को करते हैं। तो अलग अलग उद्देश्य हैं, उन अलग अलग उद्देश्यों के आधार पर अलग अलग मानव निर्मित या कृत्रिम उपग्रह होते हैं। अब अगर मैं बात करूं यहां पर कृत्रिम उपग्रहों की, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की बच्चों बात करूं, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट में बात करूं तो कुछ उपग्रह ऐसे होते हैं बच्चों, ठीक है, जिनके बारे में पहले भी बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, ठीक है। ऐसे उपग्रह जो दूर संचार माध्यम की तरह से उपयोग में लाए जाते हैं, दूर संचार माध्यम की तरह उपयोग में लाए जाते हैं। मतलब ये हुआ कि आप जो है यहां से मोबाइल फोन से जो है वो डायल करते हैं नंबर, और यहां आसमान में मौजूद एक उपग्रह होता है। यहां से आपके फोन से जब आपने नंबर डायल किया, तो यहां से रेडियो तरंगे निकली। रेडियो तरंगे कहां पहुंची? उपग्रह तक पहुंची। उपग्रह ने उस रेडियो तरंगों को वापस उस फोन तक ट्रांसफर कर दिया जहां आप बात करना चाहते हैं। तो आपने फोन मिलाया, फोन से निकलती हैं रेडियो तरंगे जाती हैं उपग्रह पर, उपग्रह से टकराकर वापस जो है उस मोबाइल तक पहुंचाता है ये उपग्रह जहां पर आप बात करना चाहते हैं। तो जो आज इस पूरी दुनिया में जो भी दूरसंचार संभव हो पा रहा है, चाहे वो मोबाइल से हम बात कर पा रहे हैं, चाहे इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं, चाहे हम जो है वो कह सकते हैं टेलीविजन देख पा रहे हैं, चाहे वो एफएम देख पा रहे हैं, जो कुछ भी हम देख पा रहे हैं वो इसी तरीके के उपग्रहों के माध्यम से कर पा रहे हैं। और ऐसे उपग्रहों को दूरसंचार उपग्रह के नाम से जाना जाता है। और भारत में जो दूरसंचार उपग्रहों की प्रणाली है, यानी दूरसंचार उपग्रहों को जिस नाम से जाना जाता है, उनमें से इनसेट नाम के उपग्रह हैं। इनसेट, अगर आपको इनसेट 1A 1B 1C 1D इस तरीके के उपग्रह दिख जाए तो ये दूरसंचार उपग्रह हैं। इसके अलावा अगर आपको बच्चों अगर जीसैट नाम के उपग्रह दिखे, ठीक है, तो आप समझ जाइएगा ये दूरसंचार उपग्रह हैं। अगर आपको बच्चों सीएमएस नाम के उपग्रह दिखे तो भी आप समझ जाइएगा कि ये दूरसंचार उपग्रह है, ठीक है। तो अगर इस तरीके के इनसेट, जीसैट, सीएमएस, ठीक है, इस तरीके के उपग्रह आपको दिखे, इन नामों के उपग्रह आपको दिखे, तो आप समझ जाइएगा कि ये भारतीय दूरसंचार उपग्रह हैं, जिनकी मदद से हम मोबाइल फोन, ठीक है, यूज कर पाते हैं, जिनकी वजह से हम जो है वो कह सकते हैं कि इंटरनेट यूज कर पाते हैं, जिनकी वजह से हम लोग जो है वो टेलीविजन देख पा रहे हैं या एफएम देख पा रहे हैं। जो कुछ भी हो रहा है इन्हीं ये दूरसंचार उपग्रहों के माध्यम से हो पा रहा है, इन्हीं उपग्रहों के माध्यम से हो पा रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, मैंने बताया था कुछ उपग्रह ऐसे होते हैं, ठीक है, जो हमें मौसम की जानकारी देते हैं, उन्हें मौसमी उपग्रह कहते हैं। यानी कहां पर कब तूफान आने वाला है, कब कहां पर बारिश होने वाली है, कहां पर सूखा पड़ सकता है, कहां पर कौन सा जो है वो चक्रवात आ रहा है, तो ये जो मौसम की जानकारी देते हैं उन्हें मौसमी उपग्रह कहते हैं। और मौसम की जानकारी देने वाले उपग्रहों के उदाहरण भारत के अगर परिपेक्ष में आप देखेंगे तो भारत में कल्पना नाम के उपग्रह आपको कभी भी दिखाई पड़े, कल्पना श्रृंखला के उपग्रह आपको कभी भी दिखाई पड़े, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये एक मौसमी उपग्रह है, ठीक है। तो कल्पना 1, कल्पना 2, कल्पना 3, कल्पना 4, कल्पना 5 कुछ ऐसे उपग्रह आपको दिखाई पड़े तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि सर ने बताया था ये सारे के सारे मौसमी उपग्रह हैं। इसके अलावा अगर आपको इनसेट नाम के उपग्रह दिखे, लेकिन इनसेट अगर 1A 1B 1C 2A 2B 2C ऐसा दिखे तो वो क्या है? दूरसंचार उपग्रह है। लेकिन अगर इनसेट के नाम से उपग्रह 3D 3DR, ठीक है, 4D, ठीक है, 4DS ऐसे उपग्रह आपको दिखे जो जिनका नाम थोड़ा अलग हो, तो आप समझिएगा कि ये मौसमी उपग्रह है, वेदर सैटेलाइट है, मौसम की जानकारी देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा उपग्रह होता है जिसे हम लोग बोलते हैं सुदूर संवेदन उपग्रह। क्या बोला जाता है बच्चों? सुदूर संवेदन उपग्रह, ठीक है। इसके बारे में भी मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं, ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहा हूं आप लोगों का। सुदूर संवेदन उपग्रह, सुदूर संवेदन उपग्रह, या इसे बोलते हैं पृथ्वी अवलोकन उपग्रह। क्या बोलते हैं बच्चों? पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के नाम से अर्थ ऑब्जर्वेशनल सैटेलाइट या सुदूर संवेदन उपग्रह या पृथ्वी अवलोकन उपग्रह होते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों? ये क्या करते हैं? पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ ये घूमते हैं और पृथ्वी, इनके अंदर कैमरे लगे होते हैं, इनके अंदर और भी इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, और उसकी मदद से ये पृथ्वी का चित्र लेते हैं, पृथ्वी का चित्र बनाते हैं, पृथ्वी की सतह के बारे में जानकारी, पृथ्वी के वायुमंडल के बारे में जानकारी, पृथ्वी के जो समुद्र है उनके बारे में जानकारी, पृथ्वी में मिलने वाले खनिज पदार्थों के बारे में जानकारी, पृथ्वी पर कितना कृषि उत्पादन हो रहा है उसके बारे में जानकारी। कहीं पर मान लीजिए कि
वो मेला चल रहा है इस वक्त, तो मेले में अगर कोई जानकारी, ठीक है, मेला कैसे में जो भीड़ इकट्ठा हो रही है उसके बारे में जानकारी, तो हर तरीके की जानकारी अगर मिल पा रही है तो वो किन उपग्रहों के माध्यम से मिल पा रही है? सुदूर संवेदन उपग्रह या पृथ्वी अवलोकन उपग्रहों के माध्यम से मिल पा रही है। तो ऐसे उपग्रह हमारे हर तरीके के चीजों के लिए जानकारी, हमें हर प्रकार की जानकारी उपलब्ध कराते हैं और उनके आधार पर हम बहुत सारे काम अपने देश में कर पाते हैं। ठीक है, तो ऐसे उपग्रह जो पृथ्वी का अवलोकन करते हैं, सुदूर से संवेदन करते हैं, दूर से हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ऐसे उपग्रहों को सुदूर संवेदन उपग्रह कहते हैं। और भारत में सुदूर संवेदन जो उपग्रह होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये उनमें से जो होते हैं उनमें से स्पेशली जैसे एक कार्टोसैट उपग्रह, कार्टोसैट, अगर कार्टोसैट नाम के आपको सैटेलाइट कभी भी कहीं पर न्यूज़पेपर में, बुक में, किताबों में कहीं पर देखने को मिल जाए तो आप तुरंत पहचान जाइएगा कि सर ने इन्हें बताया था कि सुदूर संवेदन उपग्रह है। ये क्या करते हैं? पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हुए चित्र लेते हैं, आंकड़े इकट्ठा करते हैं और हमें पृथ्वी की सतह के, वायुमंडल के हर तरीके की चीजों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें सूचनाएं देते हैं। ठीक है, तो कार्टोसैट नाम के सैटेलाइट, ठीक है, इसके अलावा ओशन सैट नाम की सैटेलाइट भी है इसी कैटेगरी में। इसके अलावा रीसैट नाम के सैटेलाइट है, अगर ऐसा सैटेलाइट आपको दिखे तो भी ये सुदूर संवेदन उपग्रह की कैटेगरी में आता है। हाइसिस नाम का सैटेलाइट है, इसी कैटेगरी के अंदर आता है। इसके अलावा जो है बच्चों, इसके अलावा जो है आईआरएस नाम के सैटेलाइट है, आईआरएस नाम के सैटेलाइट अगर आपको दिख जाए, आईआरएस 1A, आईआरएस 1B, आईआरएस 1C, आईआरएस 1D, तो ये भी हो जाएंगे। इसके अलावा ईओएस नाम के सैटेलाइट अगर आपको दिख जाए, जो आजकल छोड़ा जा रहा है, ईओएस 01, ईओएस 02, ईओएस 03, ईओएस 04, ईओएस 05, इस तरीके के सैटेलाइट आपको बच्चों दिखे तो ये भी जो है वो क्या कहलाएंगे? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या सुदूर संवेदन उपग्रह है या पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ठीक है, तो ऐसे कोई भी सैटेलाइट आपको बच्चों दिख जाए तो आप तुरंत पहचान जाइएगा बिना किसी डाउट के। ठीक है, आप तुरंत बता दीजिएगा कि साहब जो है ये सर ने बताया था कि ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, सुदूर संवेदन उपग्रह है और ये पृथ्वी का अवलोकन करते होंगे, पृथ्वी के बारे में इंफॉर्मेशन या सूचनाएं एकत्रित करके पृथ्वी को हम लोगों को भेजते हैं। ठीक है, तो ये सुदूर संवेदन उपग्रह या पृथ्वी अवलोकन उपग्रह कहलाते हैं। इतनी बातें मैंने आप लोगों को पिछले टर्न पर बताई थी। ठीक है, इसके आगे हम लोग अब आगे प्रोसीड करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 तरीके के उपग्रह और भारत में इन उपग्रहों के प्रकार या इनके नाम किस किस नाम से जाने जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, और वो पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। पहचानने में इसलिए दिक्कत नहीं होगी क्योंकि कहीं पर पहले आप परेशान रहते थे कि अगर रीसेट नाम का उपग्रह तो आप उसके बारे में पढ़ते थे, रीसेट ये वाला है, फिर उसे रटते थे। अब रटने की जरूरत नहीं है। अब जो कार्टोसैट आपको दिखा तुरंत आप पहचान जाएंगे, सर ने बताया था रिमोट सेंसिंग है। अगर आप इनसे जीसैट सुन लेंगे, जीसैट भेजा गया तो तुरंत आप पहचान जाएंगे और कहेंगे सर ने बताया था कि ये जो है दूरसंचार उपग्रह है, तो तुरंत आपको पहचान हो जाएगी। तो जो सैकड़ों उपग्रह आपको रटना पड़ता था मेरे प्यारे बच्चों, अब रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ देखकर आप बता देंगे। ये कैलिबर आपके अंदर डेवलप हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें। अब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आगे हम लोग बढ़ते हैं, अच्छे तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो एक उपग्रह होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नौ परिवहन उपग्रह। क्या बोलते हैं? नौ परिवहन उपग्रह। नौ परिवहन उपग्रह कहते हैं या नेविगेशन सैटेलाइट कहते हैं। नौ परिवहन उपग्रह या इसे क्या बोलते हैं बच्चों? नेविगेशन उपग्रह। नेविगेशन सैटेलाइट या नेविगेशन उपग्रह के नाम से जाना जाता है। अब ये जो नेविगेशन उपग्रह या नौ परिवहन उपग्रह होता है, ये आपको आपकी पोजीशन आपके फोन में बताता है कि आप कहां पर मौजूद हैं, फिर आप जहां जाना चाहते हैं वहां पर आपको लेकर जाता है। ठीक है, जैसे आप लोग जीपीएस यूज करते हैं कि नहीं करते हैं? जब आप फोन के अंदर जीपीएस ऑन करते हैं तो आपकी लोकेशन बता देता है कि भैया तुम यहां पर मौजूद हो। ठीक है, आपको मान लीजिए कहीं जाना है, मान लीजिए कि आपको टिम्बकटू जाना है। अब टिम्बकटू हो सकता है कोई जगह हो आपके यहाँ, तो अगर आप यहां से डालते हैं मुझे टिम्बकटू जाना है तो टिम्बकटू तक का रास्ता ऐसे करके बता देता है कि आप ऐसे पहुंच सकते हो। तो ये कैसे? ये आपके सैटेलाइट का, आपके फोन की क्वालिटी नहीं है कि वो आपको रास्ता बताता है, बल्कि ये बहुत सारे सैटेलाइट होते हैं मेरे प्यारे बच्चों जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। इन सैटेलाइट को नेविगेशन उपग्रह, नेविगेशन सैटेलाइट, नेविगेशन उपग्रह या नौ परिवहन उपग्रह कहते हैं। तो जैसे आप फोन ऑन करते हैं वैसे ही आपके फोन से रेडियो तरंगे जाती हैं इन सैटेलाइटों के पास और फिर रेडियो तरंगे वापस आती हैं आपके फोन के पास इन सैटेलाइटों से होकर, और फिर इन्हीं के आधार पर यह सैटेलाइट बताता है आप इस धरती पर किस जगह मौजूद हैं, आपको कहां जाना है, तो किस रास्ते को अपनाकर आप कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। तो ये सैटेलाइटों की मदद से ही पॉसिबल हो पाता है, जिसकी मदद से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच पाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। हवाई जहाजें भी ऐसे ही एक स्थान से दूसरे स्थान इन्हीं नौ परिवहन उपग्रहों के माध्यम से पहुंचती हैं। हमारे जो पानी के जहाज हैं वो भी इसी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचते हैं। हमारी जो ट्रेनें हैं वो भी इसी के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच पाती हैं। ठीक है, तो ऐसे उपग्रहों को नौ परिवहन उपग्रह या नेविगेशन उपग्रह के नाम से जाना जाता है। भारत अभी जो हम लोग जीपीएस यूज करते हैं वो भी नेविगेशन उपग्रह है, नौ परिवहन उपग्रह है। लेकिन बच्चों ये उपग्रह जो जीपीएस है वो अमेरिका का है, भारत का नहीं है। और हमें पढ़ना किसके बारे में? भारत के बारे में। ठीक है, तो जीपीएस जिस सैटेलाइट जीपीएस को आप यूज करते हैं वो भारत का नहीं है बल्कि अमेरिका का है। अभी हम यूज कर रहे हैं, लेकिन भारत अपना खुद का नेविगेशन प्रणाली बना रहा है, नेविगेशन उपग्रह भेज रहा है। कुछ वक्त के बाद हम अपने देश का खुद स्वदेशी नौ परिवहन उपग्रह का उपयोग करके अपनी लोकेशन या कहीं पर जहां पर हमें जाना है वहां पर हम पहुंचना शुरू कर देंगे। और हमारे जो नौ परिवहन उपग्रहों की जो प्रणाली है उसे इरनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इरनस के नाम से ऐसे उपग्रह जाने जाते हैं। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों इरनस 1A, इरनस 1B, इरनस 1C, इरनस 1D ऐसे कोई भी उपग्रह आपको दिखाई पड़ जाए न्यूज़पेपर में, किताबों में, कहीं पर आपको दिख जाए तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये नौ परिवहन उपग्रह है। और नौ परिवहन उपग्रह हमें क्या करते हैं? हम जहां पर मौजूद होते हैं वहां पर हमारी इस धरती पर लोकेशन बताते हैं और जहां हमें पहुंचना होता है वहां तक पहुंचने का रास्ता बताते हैं। ठीक है, तो ऐसे उपग्रहों को हम नौ परिवहन उपग्रह के नाम से जानते हैं, नेविगेशन उपग्रहों के नाम से जानते हैं। तो भारत में नेविगेशन उपग्रहों की जो प्रणाली है उसमें ये इरनस है। ठीक है, इरनस है। तो इसे ये एक तरीके का उपग्रह हो गया। ठीक है, ये एक तरीके का उपग्रह हो गया। इसके अलावा एक उपग्रह और होता है बच्चों, एक टाइप सैटेलाइट और होता है जिसे हम लोग बोलते हैं आपका एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट या अंतरिक्षीय उपग्रह। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट या एस्ट्रोनॉमिकल उपग्रह। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल उपग्रह या फिर उसे हम लोग क्या बोलते हैं? अंतरिक्षीय उपग्रह। ठीक है, अंतरिक्षीय उपग्रह के नाम से इसे जाना जाता है, अंतरिक्षीय उपग्रह के नाम से जाना जाता है या फिर उसे एस्ट्रोनॉमिकल उपग्रह के नाम से जाना जाता है। ये जो एस्ट्रोनॉमिकल उपग्रह होते हैं, अंतरिक्षीय उपग्रह होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या करते हैं? ये पृथ्वी का चक्कर, सुनिएगा बहुत अच्छे से, कि ये पृथ्वी का चक्कर तो लगाते हैं। ऐसे जो अंतरिक्षीय उपग्रह हैं ये पृथ्वी का तो चक्कर लगाते हैं, लेकिन इनकी जो नजर होती है वो हमेशा ब्रह्मांड के रहस्यों पर होती है। कहां पर तारा बन रहा है, कहां पर ब्लैक होल बन रहा है, कहां पर न्यूट्रॉन तारे बन रहे हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन तारे बन रहे हैं, कहां पर जो है वो गैलेक्सी है, गैलेक्सी का प्रकार क्या है। तो ऐसे उपग्रह, ठीक है, ऐसे उपग्रह, ठीक है,
ये ऐसे उपग्रह जो कि हमारे अंतरिक्ष के रहस्यों के बारे में जानकारी देते हैं, हमारी आकाशगंगा के बारे में जानकारी देते हैं, हमारी गैलेक्सी के बारे में जानकारी, तारों के बारे में जानकारी, ब्लैक होल के बारे में जानकारी, न्यूट्रॉन तारों के बारे में जानकारी, यानी अंतरिक्षीय रहस्यों के बारे में जानकारी देते हैं। ऐसे उपग्रहों को हम एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट बोलते हैं या उन्हें अंतरिक्षीय उपग्रह के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों। और हमारे इंडिया में ऐसा अंतरिक्षीय उपग्रह दो हैं। एक का नाम है एस्ट्रोसैट। क्या नाम है बच्चों? एस्ट्रोसैट। रख लीजिए, याद कर लीजिए। भारत का जो एस्ट्रोनॉमिकल उपग्रह है, अंतरिक्षीय उपग्रह है, उसका पहला उदाहरण है एस्ट्रोसैट और दूसरा है एक्सपोसैट। क्या है? एक्सपोसैट। ठीक है, एक्सपोसैट। ये एक्सपोसैट इसी साल भेजा गया है, 1 जनवरी 2024 को भेजा गया है। तो एस्ट्रोसैट सैटेलाइट और एक्सपोसैट सैटेलाइट ये भारत का अंतरिक्षीय उपग्रह है। दो ही है हमारे पास, एक एस्ट्रोसैट है, एक्सपोसैट है। क्या काम करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल उपग्रह, अंतरिक्षीय उपग्रह? क्या काम करते हैं? पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में हमें जानकारी देते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल उपग्रह या अंतरिक्षीय उपग्रह के नाम से जाना जाता है। तो ये 5 टाइप के उपग्रह होते हैं। ठीक है, तो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, मानव निर्मित उपग्रह होते हैं, दूरसंचार, सुदूर संवेदन, ठीक है, इसके अलावा जो है वो नेविगेशन, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल और साथ ही साथ आपका मौसमी। तो ये सारे उपग्रह और भारत में इन उपग्रहों के प्रकार कौन कौन से हैं, इन सबको मैंने आप लोगों को डिटेल में बता दिया। हो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सबको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी और इनके एग्जांपल भी यहीं पर याद हो गए होंगे। बिल्कुल क्लियर है? जल्दी बताइए। बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई। जो बच्चा यहां पर देखो, एक चीज समझ लो, ठीक है, एक चीज समझ लो कि, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो चीज यहां पर एक बात समझो बच्चों, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही ठहर ठहर कर, ठीक है, सारी बातों को मैं बताने की पूरी कोशिश करता हूं। कोई भी जो सामान्य बुद्धि स्तर का होगा, सामान्य, जिसकी सामान्य है, अच्छी नहीं, सामान्य, ठीक है, बहुत अच्छी नहीं, अच्छी नहीं, सामान्य, जिसका सिर्फ सामान्य बुद्धि स्तर होगा, जिसका जो बुद्धि, जो उसका जो मेंटल लेवल होगा बिल्कुल नॉर्मल होगा, ठीक है, नॉर्मल होगा, और वो क्लास में पूरी तरीके से अटेंटिव रहेगा, अगल बगल ज्यादा नहीं देखेगा, चुपचाप क्लास कर रहा होगा, चुपचाप चीजों को नोट कर रहा होगा, सिंसियरली क्लास को अटेंड कर रहा होगा, चाय पीने बार बार बाहर नहीं जा रहा होगा, दिमाग उसका कहीं और नहीं लगा होगा। तो अगर तुम सामान्य बुद्धि स्तर के हो ना, सिर्फ सिंपल, ठीक है, जनरल मेंटल लेवल के हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको चीजें ना समझ में आए। अब अगर आप क्लास चल रही है, चले गए टॉयलेट, चले गए, पानी पी कर आ रहे हैं, चाय पीने चले जा रहे हैं, ठीक है, किसी की याद आपको आ रही है, ठीक है, तो भाई आपका माइंड डाइवर्ट होगा, तब आपको एबीसीडी ना याद हो, तो ये तो उपग्रह है, तो उसके लिए, तो ऐसे लोगों के लिए भाई भगवान आपका भला करे, ठीक है, भगवान आपके साथ है, ठीक है, आप जो है आपको जल्दी से जल्दी सामान्य बुद्धि स्तर का बना दे। तो उनको छोड़कर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बच्चा होगा जो सिर्फ, मैं हाई लेवल की बात ही नहीं कर रहा हूं सर, जनरल थोड़ी सी बुद्धि हो, उसको एबीसीडी टाइप का भी कुछ समझ में आ जाता हो, वो भी बहुत आसानी से समझ गया होगा। मौसम की जानकारी देने वाले, मौसम की जानकारी देने वाले उपग्रहों को मौसमी उपग्रह कहते हैं। जहां पर हम खड़े हैं वहां पर हमारी लोकेशन बताने वाले उपग्रहों को नौ परिवहन उपग्रह कहते हैं। दूर संचार, मोबाइल फोन से बात जो हम कर पा रहे हैं इस वक्त, या मेरी फोन क्लासेस आप देख पा रहे हैं, ये भी एक उपग्रह के माध्यम से पॉसिबल है। ऐसे उपग्रहों को दूरसंचार उपग्रह कहते हैं। ठीक है, ऐसे उपग्रह जो ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉमिकल उपग्रह कहते हैं। इतनी सिंपल सी बात अगर नहीं समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चे, भगवान आपका भला करे, ठीक है, भगवान भला करे, मेरी दुआएं आपके साथ है, मेरी सिंपैथी आपके साथ में है, ठीक है। वरना अगर कोई सामान्य बुद्धि स्तर का व्यक्ति होगा जो चुपचाप क्लास में कंसंट्रेट कर रहा होगा, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे ना समझ में आए। ठीक है, इतनी सिंपल सी बात, फिर और कितना सिंपल होगा भाई, ठीक है, बात समझ में आ रही है। और दूसरी चीज यहां पर सिंपल सी जब मैं आपको बता रहा हूं कि एक ब्रह्मांड की जानकारी देने वाले उपग्रह, ठीक है, ब्रह्मांड की जानकारी इकट्ठा करने वाले उपग्रह, ब्रह्मांड के ब्लैक होल के बारे में, सितारों के बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में उपग्रह को हम लोग खगोलीय उपग्रह या एस्ट्रोनॉमिकल उपग्रह कहते हैं। इतनी बार, 3 बार 4 बार मैं रिपीट कर रहा हूं, कितनी बार, 3 से 4 बार कम से रिपीट कर रहा हूं। इतने में तो तुम एक लाइन में खटाक से लिख डालते। अब तुम्हें मैं, ठीक है, अब तुम ये सोचते हो स्पून फीडिंग की तरह से कि बच्चे तुमको एक चीज को 5 बार 10 बार समझाया भी जाए, फिर उसको लिखवाया भी जाए, फिर इसके बाद इस क्लास के नोट्स भी तुम लोगों को दिए जाते हैं। मेरी पूरी टीम तैयार करती है, वो क्लास के नोट्स पूरा डिटेल में करके तुम्हें देती है, और नहीं पता तो मिलते हैं नोट, ये भी दिए जाए। तो ऐसे तो बच्चे तुम क्लास में सिर्फ एक क्लास में एक उपग्रह के बारे में जान पाओगे, तो फिर 2 3 4 सालों में सिर्फ तुम साइंस पढ़ पाओगे और कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो सारी चीजें पढ़नी है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो इतने अच्छे तुम हो, थोड़ा सा कंसंट्रेट कर लो, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, यूपीएससी निकालने जा रहे हो, देश की सबसे बड़ी सेवा करने जा रहे हो, थोड़ा सा जोश, थोड़ा सा जज्बा, थोड़ा सा कंसंट्रेशन बढ़ा दो, ठीक है, एकाग्रता बढ़ा दो। थोड़ा सा जब क्लास कर रहे हो, 1.5 घंटे की क्लास कर रहे हो, तो 1.5 घंटे की क्लास में से क्लास करो, किसी की याद तुम्हें ना आए, ऐसा कर लो। देखो तुम यूपीएससी देश की सबसे बड़ी सेवा में जाने की तैयारी कर रहे हो ना, तुम्हारे सपने जरूर पूरे होंगे। मेरी दुआएं हैं तुम्हारे साथ, तुम्हारे सपने कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब तुम नहीं करो, उनकी जो है ऑप्शन 4 बजे मेरे को क्लास करो, फिर उसके बाद समझ में आ गई होगी, ठीक है। हाँ, ठीक है, याद रखिएगा आपको रोज के बाद 4 से 5 घंटे सोनी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रिंटेड चाहते हैं तो वो
से फोन होता है, फोन से रेडिएशन यानी वो रेडियो तरंगे जाती हैं टावर के पास, फिर टावर उन्हें सैटेलाइट पर भेजता है, फिर सैटेलाइट से फिर वो रेडियो तरंगे टावर के पास, फिर उस इंसान के पास पहुंचती हैं जिस पर आप बात करना चाहते हो। तो जिन देशों में बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स नहीं भेजे जा पाते, बहुत सारे सैटेलाइट नहीं है, तो वहां पर टावर्स की मदद ली जाती है, टावर से फिर एक से दूसरी जगह पर जो है रेडिएशन मतलब ये रेडियो तरंगे भेजी जाती हैं। तो लेकिन जाता है वो फाइनली सैटेलाइट पर ही। ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर एक ठीक है, कोई भी न्यूज़पेपर जो है वो आप पढ़ सकते हैं, कोई भी न्यूज़पेपर करें किस तरह, तो फिर आगे पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए सुनिएगा, ये उपग्रह, ये मशीनें होती हैं, ऐसी मशीनें आप लोगों ने देखी होंगी, ऐसी मशीनें देखी होंगी, ये उपग्रह कहलाती हैं। समझ में आ रही बात? अब ये जो उपग्रह कहलाती हैं, ये जो मशीनें हैं, ये उपग्रह कहलाती हैं। ये उपग्रह कहां भेजे जाते हैं? ये उपग्रह पृथ्वी की कक्षा से पृथ्वी की सतह से एक ऊंचाई पर भेजे जाते हैं, पृथ्वी की सतह से एक ऊंचाई पर भेजे जाते हैं, और यहीं पर, ठीक है, यहीं पर ये क्या करते हैं, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। तो पृथ्वी की सतह, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट कीजिए बच्चों, बिल्कुल यहां पर एकाग्र हो जाइए, मजा आ जाएगा जो बात बताने जा रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स मेंस सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, कलम रोक दीजिए। जिसका ये टाइपिंग नहीं चलेगी, जो जिसकी कलम चलेगी, जिसकी ये टाइपिंग ना चल के कलम चलेगी, वही उसको सक्सेस मिलने की संभावना ज्यादा बनेगी, याद रखिएगा। ठीक है, तुम सिर्फ टाइप करने में अगर टाइम लगा रहे हो तो कैसे यहां कंसंट्रेट करोगे? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मुझे थोड़ा सा भी मानते हो तो टाइपिंग रोक कर चुपचाप पढ़ो, कॉन्सेप्ट पढ़ो, और जब मैं कहूंगा तब जो है टाइपिंग से बताना कि समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि ये जो होती हैं ये सैटेलाइट है। ठीक है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये सैटेलाइट, ये मशीनें आपको जो दिखाई पड़ती हैं, आप लोगों ने न्यूज़पेपर वगैरह में सब जगह देखा होगा, इस तरीके की मशीनें दिखाई पड़ती हैं, ये सैटेलाइट होते हैं, और ये सैटेलाइट पृथ्वी की सतह से एक ऊंचाई पर भेजे जाते हैं, एक ऊंचाई पर भेजे जाते हैं, जहां पर ये चक्कर लगाते हैं, और इसे बोला जाता है ऑर्बिट। क्या कहा जाता है बच्चों? ऑर्बिट कहा जाता है। ऑर्बिट को हिंदी में क्या बोला जाता है? कक्षा बोला जाता है। ठीक है, ऑर्बिट को कक्षा बोला जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि जैसे दूरसंचार उपग्रह बताया, आपका जो है मौसमी उपग्रह बताया आपको मैंने, नौ परिवहन उपग्रह, ये जितने उपग्रह मैंने आपको बच्चों बताए, ठीक है, जितने भी उपग्रह बताए, ये सभी एक ऊंचाई पर नहीं भेजे जाते, बल्कि इनको भेजने के लिए इन्हें अलग अलग ऊंचाइयों पर भेजा जाता है, अलग अलग डिस्टेंस पर भेजा जाता है, अलग अलग ऑर्बिट पर भेजा जाता है। क्या मैं बता रहा हूं? जितने उपग्रह हैं सबको एक ही ऑर्बिट में नहीं भेजा जाता, एक ही जगह पर नहीं भेजा जाता, सबको अलग अलग दूरी पर, अलग अलग कक्षा में, अलग अलग ऑर्बिट में भेजा जाता है। ठीक है, अब ये ऑर्बिट यानी कक्षाएं जहां पर ये सैटेलाइट जाते हैं, वो क्या है, कहां पर है, कितनी दूरी पर है, उसके बारे में हम लोग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से। ठीक है, तो अब हम लोग हेडिंग डाल लीजिएगा, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वी की कक्षाएं। पृथ्वी की कक्षाओं का मतलब होता है कि कहां पर ये सैटेलाइट मूव करते हैं, कहां पर ये सैटेलाइट जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं पृथ्वी की कक्षाओं के बारे में। तो कक्षाएं क्या है? कक्षाएं क्या है? वह स्थान, पृथ्वी की सतह से कुछ दूरी पर अंतरिक्ष में वह स्थान। ठीक है, चाहो तो अपनी लाइन में लिख भी लो कि अंतरिक्ष में वह दूरी या वह स्थान जहां पर उपग्रहों को भेजा जाता है, और जहां पर उपग्रह पहुंचकर पृथ्वी का चक्कर काटते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कक्षा बोलते हैं, ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, ऑर्बिट कहते हैं, सिंपल सी बात है। अब ये जो ऑर्बिट है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पृथ्वी की कक्षा है, ये पृथ्वी की कक्षा अलग अलग होती है। तो पहली प्रकार की जो कक्षा है वो मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा कि मान लीजिए ये पृथ्वी है हमारी, तो पृथ्वी की सतह से मैं बात कर रहा हूं, फिर से मैं बोल रहा हूं, सतह पृथ्वी की सतह से अप्रॉक्सीमेटली 200 से लेकर 2000 किलोमीटर, पृथ्वी की सतह से कम 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की दूरी पर, पृथ्वी की सतह से 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की दूरी पर एक कक्षा होती है। ठीक है, यहां पर सैटेलाइटों को भेजा जाता है 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऑर्बिट में, यहां पर सैटेलाइटों को भेजा जाता है, उपग्रहों को भेजा जाता है, और इस कक्षा को हम लियो कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? लियो बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट। और हिंदी में इसे बोलते हैं निम्न भू कक्षा। क्या बोलते हैं बच्चों? निम्न भू कक्षा कहा जाता है। ठीक है, निम्न भू कक्षा। तो ये पृथ्वी की सतह से 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऑर्बिट में, ठीक है, एक ऑर्बिट 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की एक ऑर्बिट होती है, यानी 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की कक्षा में जो सैटेलाइट वहां पर सैटेलाइटों को भेजा जाता है, और इस कक्षा को लियो कहते हैं, लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं, या निम्न भू कक्षा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो निम्न भू कक्षा क्या होती है? बिल्कुल दिमाग में स्पष्ट हो जाना चाहिए। इसकी दूरी कितनी होती है? पृथ्वी की सतह से 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की दूरी पर जो कक्षा होती है, जहां पर सैटेलाइटों को भेजते हैं, उसे निम्न भू कक्षा या लो अर्थ ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये जो लो अर्थ ऑर्बिट होती है, ठीक है, लो अर्थ ऑर्बिट होती है, निम्न भू कक्षा होती है, इसमें जो सैटेलाइट्स जो चक्कर लगाते हैं वो हमेशा पोल टू पोल चक्कर लगाते हैं। पोल टू पोल चक्कर का मतलब कि नॉर्थ पोल से ऐसे जाते हैं साउथ पोल से, यानी ध्रुवों से ध्रुवों के बीच में चक्कर लगाते हैं। नॉर्थ पोल से साउथ पोल से नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, ऐसे चक्कर लगाते हैं। देख रहे हैं बच्चों, ऐसे चक्कर लगाते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट में या निम्न भू कक्षा में जो ये पोल से पोल या ध्रुवों से ध्रुवों के बीच में जो, क्योंकि इसमें ये चक्कर लगाते हैं, इसमें ये घूमते रहते हैं, इसी वजह से इस निम्न भू कक्षा को एक दूसरा नाम देते हैं, और उसे कहा जाता है ध्रुवीय कक्षा। क्या बोलते हैं बच्चों? ध्रुवीय कक्षा, या इसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? पोलर ऑर्बिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? पोलर ऑर्बिट। तो पोलर ऑर्बिट किसे कहते हैं? पोलर ऑर्बिट भी लो अर्थ ऑर्बिट है। फिर से समझ लीजिएगा, लो अर्थ ऑर्बिट का दूसरा नाम क्या होता है? पोलर ऑर्बिट। पोलर ऑर्बिट यानी ध्रुवीय कक्षा। क्यों कहते हैं ध्रुवीय कक्षा? क्योंकि यहां पर जो सैटेलाइट चक्कर लगाते हैं वो हमेशा ध्रुवों से ध्रुवों की तरफ चक्कर लगाते हैं। कितनी ऊंचाई पर? 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये चक्कर लगाते हैं। तो इसलिए हम लोग इसी कक्षा को, लो अर्थ ऑर्बिट को ही ध्रुवीय कक्षा या पोलर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, पोलर ऑर्बिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस बात को एक लाइन में जल्दी से लिख लीजिए, एक लाइन में लिख लीजिए कि पृथ्वी की सतह से 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की कक्षा, 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की कक्षा, 200 से लेकर 2000 किलोमीटर की कक्षा निम्न भू कक्षा कहलाती है। निम्न भू कक्षा कहलाती है। इसमें उपग्रह ध्रुवों से ध्रुवों के बीच में चक्कर लगाते हैं। इसलिए इस कक्षा को
ध्रुवीय कक्षा भी कहते हैं, ध्रुवीय कक्षा भी कहते हैं, ध्रुवीय कक्षा भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो कक्षा होती है, ठीक है, ये कक्षा होती है, इसमें जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, कौन से सैटेलाइट सर भेजे जाते हैं ध्रुवीय कक्षा में? तो ध्रुवीय कक्षा में या लो अर्थ ऑर्बिट में, निम्न भू कक्षा में कौन से सैटेलाइट भेजे जाते हैं? तो याद रखिएगा, इसमें जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं, इसमें ज्यादातर सुदूर संवेदन उपग्रह भेजे जाते हैं। कौन से? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट या सुदूर संवेदन उपग्रह या सुदूर संवेदी उपग्रह इसमें भेजे जाते हैं। ठीक है, उपग्रह भेजे जाते हैं, यानी कि जो आप लोगों ने पढ़ा था ना भी, रीसैट, कार्टोसैट, ठीक है, हाईसेस, ठीक है, ईओएस, ये सब यहीं भेजे जाते हैं 200 से लेकर 2000 किलोमीटर पर। तो जितने भी सुदूर संवेदन उपग्रह हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये यहीं भेजे जाते हैं। इसके अलावा जो एस्ट्रोनॉमिकल या एस्ट्रोनॉमिकल सैटेलाइट होते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल जो कि हमारे ग्रह नक्षत्रों के बारे में हमें जानकारी देते हैं, तो एस्ट्रोनॉमिकल जो उपग्रह होते हैं वो भी यहीं भेजे जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एस्ट्रोसैट, एक्सपोसैट, तो ये सब भी यहीं भेजे जाते हैं। तो ये बात वहां पर मेंशन कर लीजिए जो मैंने आपको लिखाया है कि मुख्यतः सुदूर संवेदन उपग्रह, मुख्यतः सुदूर संवेदन उपग्रह तथा एस्ट्रोनॉमिकल उपग्रह या अंतरिक्षीय उपग्रह, ठीक है, मुख्यतः सुदूर संवेदन उपग्रह तथा एस्ट्रोनॉमिकल उपग्रह इन्हीं कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं, इन्हीं कक्षाओं में स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा, वैसे तो ये सारा क्लास तुम्हारा प्रिंटेड नोट्स में सब आएगा, ठीक है, सारी चीजें, लेकिन कुछ चीजें मैं ऐसे नोट करा दूं जो बहुत जरूरी होंगी, उसे मैं नोट करा दूंगा। ठीक है, चलिए, तो ये सारी की सारी चीजें समझ आए। तो लो अर्थ ऑर्बिट किसे कहते हैं? लो अर्थ ऑर्बिट की दूरी कितनी होती है? उन्हें पोलर ऑर्बिट, ध्रुवीय कक्षा क्यों कहते हैं? कितने किलोमीटर पर होती है? तो मेरे प्यारे बच्चों को बिल्कुल समझ में आ गया? 100% समझ में आ गया? जल्दी बताइए कमेंट में। बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। इतना अच्छा पढ़ रहे हो, इतना अच्छा पढ़ रहे हो, इतना अच्छा पढ़ रहे हो, वाला मामला तो समझा दिया। पोल से पोल चक्कर लगाते हैं, ये देखो ऐसे चक्कर लगाते हैं, ऐसे उपग्रह चक्कर लगाते हैं, इसीलिए इन्हें ध्रुवीय उपग्रह बोलते हैं। ये तो मैंने तुमको समझा ही दिया। ठीक है, अब जो है इसके आगे, ठीक है, इसके आगे, अब इसके आगे होता क्या है, एक और मामला होता है। इधर देखिएगा बच्चों, इधर देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा। ठीक है, अब यहां पर मान लीजिए, सुनिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल कलम वो टाइपिंग रोक दीजिए, देखिए मजा आएगा। एक और कॉन्सेप्ट बता देता हूं, क्योंकि इतना अच्छा तुम पढ़ रहे हो तो ना बताऊं तो जाती हो जाएगी। ठीक है, ये वैसे अच्छे लोगों को ही बताता हूं मैं, ठीक है, जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं। तो मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर सूरज है, यहां पर क्या है? सूरज है। ठीक है, अब जरा सोचो, ठीक है, ये हमारा ध्रुवीय उपग्रह है, ठीक है, ध्रुवीय उपग्रह है। तो अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर इधर देखिएगा कि अगर मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, और अगर यहां पर सूरज है, सूरज है, और हमारे जो उपग्रह है उसके अंदर फोटोग्राफिक कैमरा लगा हुआ है, यानी जो हमारा उपग्रह चक्कर काट रहा है उसके अंदर फोटोग्राफिक कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, वो फोटोग्राफ लेता है, और फोटोग्राफ तभी आती है, ये तो आपको पता ही हो, आप लोग तो सेल्फी के जमाने के लोग हो, तो ये तो पता ही होगा कि फोटोग्राफ तभी आएगी जब लाइटिंग सही होगी। लाइटिंग अगर सही नहीं है तो तुम आईफोन से भी फोटो ले लो, नहीं आएगी। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो लाइटिंग का बड़ा प्रभाव है अगर फोटोग्राफ लेना है। तो मान लीजिए कोई सुदूर संवेदन उपग्रह है जो फोटो, जिसमें फोटोग्राफिक कैमरा लगा हुआ है, तो वो फोटोग्राफी तभी कर पाएगा जब उसको अच्छी से लाइट मिलेगी। ठीक है, अब वहां पर फ्लैश लाइट तो होगी नहीं कि फ्लैश लाइट लगाकर हम जैसे कैमरे में फोटो खींचे वैसे खींच लें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वहां पे तो सूरज की रोशनी से ही आपको लाइट लेनी पड़ेगी और फोटोग्राफी करनी पड़ेगी। आगे बात समझ में? तो अब अगर मान लीजिए हम इस सुदूर संवेदन उपग्रह जिसमें कि कैमरा लगा हुआ है उसे फोटोग्राफी करनी है, और अगर हम उसको ऐसे डाल दें, ऐसे चक्कर लगाए, ऐसे चक्कर लगाए, ऐसे चक्कर लगाए, तो बताओ क्या होगा? सूरज की रोशनी तो यहां पे पड़ रही है, तो जब ये कैमरे वाला ये सैटेलाइट यानी सुदूर संवेदन उपग्रह जब यहां से गुजरेगा तो इस एरिया की फोटोग्राफी तो कर लेगा क्योंकि यहां पे सूरज की रोशनी उसे मिलेगी, लेकिन जैसे ये पीछे जाएगा यहां पर तो अंधेरा होगा, इस एरिया में तो अंधेरा होगा, यहां पर फोटोग्राफी नहीं कर पाएगा। फिर आएगा यहां पर करेगा, यहां पर नहीं करेगा, यहां पे करेगा, यहां पर नहीं करेगा। तो इससे नुकसान क्या होगा? क्या 24 घंटे हमारा ये उपग्रह फोटोग्राफी कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। आधे समय पर करेगा, आधे समय पर नहीं करेगा, तो हमारा नुकसान है। 24 घंटे अगर कोई भी काम, अगर हम कोई सैटेलाइट भेजें, अगर वो 24 घंटे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है तो फिर तो नुकसान है। तो फिर क्या किया जाए सर? कैसे 24 घंटे फोटोग्राफी की जाए? तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इस सैटेलाइट को, ठीक है, सैटेलाइट को हम ऐसे ऐसे ना डालकर, जैसे यहां पे डाला है, ऐसे ऐसे ना डालकर, ऐसे ऐसे ना डालकर, बल्कि ऐसे डाल देते हैं। ठीक है, इस तरीके से डालते हैं। ठीक है, इस तरीके से डालते हैं तो सूरज की रोशनी यहां तक आती है, ऐसे यहां तक आती है। तो जब ये सैटेलाइट, ठीक है, ये सैटेलाइट इस एरिया से, यानी कि इस एरिया से गुजरता है, यानी ऐसे ऐसे घूमता है, ऐसे ऐसे जाता है, ऐसे ऐसे जाता है, तो इस एरिया में इतना लाइट पहुंच रही होती है सूरज की कि आपकी फोटोग्राफी हो जाती है। बहुत ज्यादा लाइट तो नहीं है, लेकिन देखो मेन लाइट तो सूरज की यहां पहुंचेगी। ठीक है, यहां पर अंधेरा होगा, यहां पर सूरज की रोशनी पहुंचेगी, यहां पर अंधेरा होगा, लेकिन ये एरिया ऐसा होता है जहां पर ना बहुत ज्यादा सूरज की रोशनी पहुंचती है और ना बहुत कम सूरज की रोशनी पहुंचती है। इतनी पहुंचती है कि हमारी फोटोग्राफी हो जाती है। तो फाइनली हम सैटेलाइट को इस ऑर्बिट में डाल देते हैं, मतलब ये ध्रुवीय कक्षा है, ये निम्न भू कक्षा है, लेकिन एक ऐसी कक्षा जहां पे लगातार सूरज की रोशनी, जहां पर लगातार सूर्य का प्रकाश मिलता रहे, ठीक है, और लगातार हमारे फोटोग्राफिक कैमरा काम करते रहे, 24 घंटे जो है बिजली वो सूरज की हल्की सी रोशनी में भी अपना काम करते रहे। तो ऐसी ऑर्बिट में, ऐसी कक्षा में जब सैटेलाइट को डाला जाता है तो ऐसी ही लो अर्थ ऑर्बिट, वही लो अर्थ ऑर्बिट है, निम्न भू कक्षा है, वही ध्रुवीय कक्षा है, ऐसी ध्रुवीय कक्षा जहां पे सूर्य का प्रकाश 24 घंटे मिलता रहे, जिससे फोटोग्राफिक कैमरा अपना 24 घंटे काम करता रहे, ऐसे ही कक्षा को, इसी कक्षा को हम लोग बोल देते हैं सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। क्या बोल देते हैं बच्चों? सूर्य तुल्यकालिक कक्षा। तो सूर्य तुल्यकालिक जो कक्षा है, ठीक है, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, ठीक है, क्या कहलाती है? सूर्य तुल्यकालिक कक्षा ही। देखो ये भी निम्न, देखो फिर से मैं बता दे रहा हूं, ये भी निम्न भू कक्षा ही है, ये भी ध्रुवीय कक्षा ही है, यानी ये 200 से 2000 किलोमीटर की ऑर्बिट ही है, ये भी ध्रुवीय कक्षा ही, ध्रुवों से ध्रुव में चक्कर लगा, लेकिन ऐसी जगह पे हमने भेज दिया जहां पे 24 घंटे हमें लाइट मिलती रहे, हल्का ही लाइट मिले, हमारा काम होता रहे। तो ऐसे ही निम्न भू कक्षा या ध्रुवीय कक्षा को हम सूर्य तुल्यकालिक कक्षा के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? सूर्य तुल्यकालिक कक्षा के नाम से जानते हैं। अच्छा, इसमें होता क्या है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं और एक मजेदार बात बता दूं कि मान लो, ठीक है, मान लो कि एक, जैसे मान लो कि ये हमारा, मान लो कि ये इंडिया है, ठीक है, और ये ऐसे चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी अपने घूर्णन कर रही है, अपने जो है एक्सिस पर, अपने अक्ष पर घूम रही है। तो जैसे ये सैटेलाइट ऐसे घूमेगा और ऐसे घूमकर वापस आएगा पृथ्वी, क्योंकि अपनी अक्ष पर घूम रही है। तो इस बार मान लीजिए, अब यहां पर कोई वो नहीं है, निशान में बना देता,
थोड़ा सा रुक जाओ, जुगाड़ करता हूं तुम लोगों के लिए, सब कुछ करना पड़ता है तुम सबके लिए, ठीक है, थोड़ा समझाने के लिए। तो मान लीजिए बच्चों कि ये मान लीजिए भारत है, समझ रहे हैं ना मेरी बात, ये जो सफेद सफेद आप इस पर पेपर पेपर वाली जगह देख रहे हैं, ये भारत है, ठीक है, और पृथ्वी अपनी कक्षा पर क्या कर रही है, सॉरी अपनी अक्ष पर घूम रही है, ठीक है, और जो हमारा उपग्रह है, जो हमारा पोलर सैटेलाइट है यानी कि ध्रुवीय उपग्रह है, वो ऐसे से घूम रहा है। तो ये ध्रुवीय उपग्रह लगभग माना जाता है कि 80 से लेकर 120 मिनट यानी कि पौने 2 घंटे से लेकर 2 घंटे में एक चक्कर लगा लेता है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे घूमकर जब जाएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम जाएगी। तो इस बार मान लीजिए ये इंडिया के ऊपर से गुजरा, तो इस बार क्योंकि जब ये लौट कर आएगा 2 घंटे के बाद, तो ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम चुकी है, तो ये दूसरी जगह अफ्रीका पे से गुजरेगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद, ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद जब ये घूम कर आएगा, तो ये हो सकता है कि अफ्रीका के किनारों से गुजरे, फिर उसके बाद हो सकता है अटलांटिक महासागर से गुजरे, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर अमेरिका से गुजरे। तो मतलब ये पोजीशन चेंज हो जाएगी क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, ठीक है। तो इस तरीके से घूमते 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 जितनी बार घूमकर वापस आएगा, हर बार नई जगह की पिक्चर लेगा, नई जगह की पिक्चर लेगा, नई जगह की पिक्चर लेगा, और इस तरह से 24 घंटे के अंदर ये पृथ्वी के हर भाग की पिक्चर, हर भाग की जो इंफॉर्मेशंस है, हर भाग का जो है वो डेटा कलेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये इस निम्न भू कक्षा या ध्रुवीय कक्षा की खास बात होती है कि इसमें पृथ्वी के हर क्षेत्र से गुजर जाता है सैटेलाइट, और हर जगह की पिक्चर्स ले लेता है, हर जगह की इंफॉर्मेशन, हर जगह का डेटा कलेक्ट कर लेता है। आ रही बात समझ में? तो ये ध्रुवीय कक्षाओं की, जो ध्रुवीय कक्षा में उपग्रह भेजे जाते हैं या निम्न भू कक्षा में उपग्रह भेजे जाते हैं या सूर्य तुल्यकालिक कक्षा में उपग्रह भेजे जाते हैं, इन सब की खास बात ये होती है कि पृथ्वी के हर भाग की फोटोग्राफी या हर भाग का जो डेटा वो कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। हर बार जब ये घूमकर आता है तो उसकी पोजीशन बदल जाती है, फिर पोजीशन बदल जाती है, पोजीशन बदल जाती है। कितनी बात समझ में आ गई? ठीक है, तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। सूर्य तुल्यकालिक जो उपग्रह मैंने आपको बताया है, उसको थोड़ा सा एक लाइन में नोट कर लीजिए कि निम्न भू कक्षा या ध्रुवीय कक्षा, लिखेगा निम्न भू कक्षा या ध्रुवीय कक्षा का ऐसा प्रकार का ऐसा प्रकार जहां पर 24 घंटे लगातार सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता रहे, और उपग्रह फोटोग्राफी तथा आंकड़े इकट्ठा करता रहे, तो ऐसी कक्षा को ये बना लीजिएगा बच्चों, ऐसी कक्षा को सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहा जाता है, ठीक है, सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहा जाता है। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहा जाता है। सूर्य तुल्यकालिक कक्षा, तुल्यकालिक का मतलब होता है तुलनात्मक रूप से, ठीक है। सूरज का प्रकाश इस तरीके से ये घूम रहा है कि सूरज का प्रकाश लगातार, ठीक है, तुलनात्मक रूप से इसको मिल रहा है, ठीक है, लगातार इसे सनलाइट यहां पर मिल रही है। तो इसी वजह से इसे सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह कहा जाता है या सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहा जाता है। ऐसे उपग्रहों को सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह, और ऐसी कक्षा को क्या लिखा है? सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहा जाता है। उपग्रह मतलब कक्षा, जो उपग्रह इसमें घूमते हैं उन्हें सूर्य तुल्यकालिक उपग्रह कहा जाता है, ठीक है। तो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा का इसको बना लीजिएगा ऐसे, ठीक है। सूरज यहां बना लीजिएगा, यहां पर वो लाइट, और यहीं से जो है वो उपग्रह घूमता हुआ दिखा दीजिएगा, ठीक है। तो सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहा जाता है। बिल्कुल बात क्लियर मेरे बच्चों? बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बिल्कुल बात क्लियर बच्चों। तो बच्चों कौन कौन सी ऑर्बिट आपने समझ ली? आपने निम्न भू कक्षा समझ ली, आपने वो ध्रुवीय कक्षा समझ ली, ठीक है, और आपने सूर्य तुल्यकालिक कक्षा समझ ली। ये तीनों जो है लगभग सेम है, ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्यों कहा जाता है मैंने बताया। लो अर्थ ऑर्बिट कहा जाता है क्योंकि ये इनकी दूरी जो है वो नीचे होती है, 200 से लेकर 2000। इन्हें ध्रुवीय कक्षा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ध्रुवों से ध्रुवों, इनमें जो सैटेलाइट घूमते हैं ध्रुवों से ध्रुवों के बीच में घूमते हैं। और सूर्य तुल्यकालिक क्यों कहा जाता है? क्योंकि लगातार सूर्य का प्रकाश इस पर्टिकुलर रीजन में मिलता रहता है, तो इन्हें सूर्य तुल्यकालिक कक्षा कहा जाता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, बिल्कुल बात क्लियर, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये आप लोगों ने नोट कर लिया बच्चों सबने? बोर्ड राम नरेश बच्चों बना लिया होगा, ठीक है। अब देखिएगा बच्चों, बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कि एक दूसरी कक्षा, अभी तक तो आप लोगों ने जो कक्षा देखी 3 कक्षाओं के बारे में पढ़ा, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब दूसरी कक्षा जो मैं हम लोग यहाँ पर दूसरे टाइप की कक्षा में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। ये होती है, इधर देखिएगा, बिल्कुल कलम रोक दीजिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की दूरी पर, 36,000 किलोमीटर की दूरी पर एक कक्षा होती है, 36,000 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा होती है। पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर कक्षा होती है। इसे हम लोग बोलते हैं बच्चों जियो ऑर्बिट, ठीक है, जियो कक्षा, ठीक है, या इसे हिंदी में बोलते हैं भू स्थैतिक कक्षा। क्या बोलते हैं बच्चों? भू स्थैतिक कक्षा। क्या कहा जाता है? भू स्थैतिक कक्षा। या फिर इसे दूसरा नाम दिया जाता है इस कक्षा को भू, ठीक है, भू तुल्यकालिक कक्षा, इसे दूसरा नाम किया जाता है ठीक है, भूतुल्यकालिक कक्षा। तो 2 नाम होते हैं, ठीक है, एक भूस्थैतिक कक्षा और एक दूसरा नाम इस कक्षा का होता है भूतुल्यकालिक कक्षा। बहुत अच्छे से समझिएगा बच्चों, ठीक है। 3600 किलोमीटर नहीं मेरे प्यारे बच्चे, सुजीत प्रजापति 36,000 बता रहा हूं, ठीक है, बस है। तो भूस्थैतिक कक्षा या भूतुल्यकालिक कक्षा, ठीक है, कभी कभी भूस्थिर कक्षा भी बोल देंगे, ठीक है, वो स्थैतिक का मतलब स्थिर ही होता है, ठीक है, इतना हिंदी तो यार, ठीक है। तो भूस्थैतिक कक्षा या भूतुल्यकालिक कक्षा कितनी दूरी पर होती है? 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है, 36,000, पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है, ठीक है बच्चों, ठीक है। यहां पर क्या होता है सैटेलाइट, यहां पर सैटेलाइट जो है वो ध्रुवों से ध्रुवों के बीच में नहीं भेजे जाते। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्रुवों से ध्रुवों
ध्रुवों के बीच में नहीं भेजे जाते, बल्कि यहां पर जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं वो हमेशा इक्वेटर यानी कि हमारा जो हमारा कह सकते हैं कि हमारी जो इक्वेटर है यानी कि हमारा भूमध्य जो रेखा है उसके सामने भेजे जाते हैं। जैसे ये मान लीजिए कि ये मैं पृथ्वी हूं, समझिए मेरी बात बच्चों, फिर से प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूं। ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी, ये पृथ्वी है और पृथ्वी से मैंने इसको ऐसे नहीं भेजा, यानी ध्रुवों से ध्रुवों के बीच में नहीं भेजा, बल्कि मैंने कहां भेजा, बिल्कुल अपने क्या है कि आपके, हाँ तो हाँ तो मैंने क्या बताया, इसको कहां पर भेजा, यहां पर भेजा, कहां पर, आपके जो है वो इक्वेटर पर, यानी कि आपके भूमध्य रेखा पर भेजा, ठीक है, भूमध्य रेखा ऐसे लॉन्च किया जाता है, ऐसे, ठीक है। अब यहां पर हमने इसको भेज दिया बच्चों, ठीक है, सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल बिल्कुल वो कमेंट रोक कर सुनिएगा, मजा आ जाएगा इस चीज को जानकर, बिल्कुल समझ में आ जाएगा, हो ही नहीं सकता तो मेरा समझ में आए, ठीक है। यहां से ऐसे भेजा गया, ऐसे, उसको कहां पे भेज रहे थे हम लोग, कहां पर भेज रहे थे उसको हम लोग, मतलब ध्रुवों से ध्रुवों के बीच में, यहां पर इसको हमने कहां भेज रहे हैं, यहां पर भेज रहे हैं, इस जगह पे भेज रहे हैं। यहां पर भूस्थैतिक कक्षा में जो है भूतुल्यकालिक कक्षा जो होती है वो हमेशा इक्वेटर के सामने, भूमध्य रेखा के सामने बनाई जाती होती है। तो यहां पर जब सैटेलाइट को भेजा, ये सैटेलाइट है मान लीजिए, ये मैं हूं, पृथ्वी हूं, ये मैं भारत हूं, मेरे सीने पर समझ लीजिए भारत है, यहां पर मान लीजिए भारत वाला स्थान है, मैंने भारत से इसको भेज दिया इस सैटेलाइट को, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये क्या होता है, ये जो सैटेलाइट भेजा गया है बच्चों, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है जिस स्पीड से, पृथ्वी अपने अक्ष से जिस स्पीड से घूमती है उसी के साथ ठीक है, तुलनात्मक रूप से इसकी स्पीड को मतलब मेंटेन किया जाता है, ठीक है, उसकी स्पीड को, यानी इस उपग्रह की स्पीड को मेंटेन किया जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं पृथ्वी हूं और ये क्या क्या हो गया, सैटेलाइट, दोनों जो है एक दूसरे की स्पीड को मैच करते हैं, एक दूसरे की स्पीड को सिंक्रोनाइज करते हैं, मैचिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं मान लो पृथ्वी हूं और ये जो है उपग्रह है, मैं पृथ्वी अपनी एक्सिस पर यानी कि अपने अक्ष पर घूम रहा हूं, ठीक है, घूम रही हूं, और यहां पर ये जो हमारा उपग्रह है ये अपनी कक्षा में घूम रहा है उसी स्पीड से, ठीक है, मतलब उसी के साथ मैच की हुई स्पीड से, ठीक है, मतलब तुल्यकालिक तरीके से, ठीक है। तो जैसे मैं ऐसे घूमूंगा अपने अक्ष पर, ये भी वैसे ही घूम जाएगा अपने कक्षा में, फिर जैसे मैं अक्ष पर पृथ्वी घूमेगी, ये उसी तरीके से मैच करते हुए अपनी कक्षा में घूम जाएगा, फिर अक्ष पर, फिर ये अपनी कक्षा में, फिर अक्ष पर, अपनी कक्षा में, अक्ष पर, कक्षा में, ऐसे घूमता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे, ये भी घूम रहा है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर भी घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पे घूम रही है, ये अपनी कक्षा में घूम रहा है, लेकिन दोनों अपनी स्पीड को इस तरह से मैच किए हुए हैं कि लगातार, चाहे दिन में 12 बजे देखोगे तो यहां से भारत से दिखने कोई अगर ऑब्जर्वर होगा या तुम होगे देखोगे तो दिन के 12 बजे भी ये सैटेलाइट नजर आएगा, दिन के 1 बजे भी सैटेलाइट नजर आएगा, दिन के 2 बजे भी वहीं पर नजर आएगा, दिन के 5 बजे भी नजर आएगा। तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि ये सैटेलाइट तो यहीं पर ठहरा हुआ है, दिन में 12 बजे भी वहीं दिखाई पड़ रहा था, 2 बजे भी वहीं दिखाई पड़ रहा है, 4 बजे भी वहीं दिखाई पड़ रहा है। तो क्योंकि ये सैटेलाइट पृथ्वी के अपने अक्ष पे जो घूर्णन होता है उसके साथ इसने अपनी स्पीड को मैच करा लिया होता है, इसीलिए ये वहां पर ठहरा हुआ नजर आता है, स्थैतिक नजर आता है। इसी वजह से इस कक्षा को या इस उपग्रह को भूस्थैतिक उपग्रह बोलते हैं, और इस कक्षा को जहां पर ये उपग्रह भेजा जाता है इसे भूस्थैतिक कक्षा या भूस्थिर कक्षा कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सैटेलाइट ठहरा हुआ नजर आता है। ठहरा हुआ होता नहीं होता। अगर ठहरा हुआ होता, मान लीजिए ये सैटेलाइट ठहर जाता तो ये अपनी अक्ष पर घूम जाती पृथ्वी, तो यहां पर पता लगा इस बार जो है, क्या आप यहां से देख पाते? नहीं देख पाते। मान लीजिए आप भारत पर खड़े हैं और इस वक्त 12 बजे इसको देख रहे हैं, तो अगर ये अपनी जगह पे ठहरा होता और पृथ्वी अपनी अक्ष पर ऐसे घूम जाती तो क्या आप इसे देख पाते? नहीं, ये तो पीछे छूट जाता, ठीक है। तो इसका मतलब ये ठहरा हुआ है नहीं, ये सैटेलाइट स्थिर है नहीं, ये ठहरा स्टैटिक है नहीं, बल्कि ठहरा हुआ नजर आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चों? ठहरा हुआ नजर आ रहा है। तो ये क्या करता है, इसी वजह से इस कक्षा को, इसमें सैटेलाइटों को, क्योंकि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की जो स्पीड होती है उसके साथ इसकी स्पीड को मैच करा दिया जाता है, इसीलिए इसे बोला जाता है भूतुल्यकालिक, यानी कि पृथ्वी के तुल्यकालिक तरीके से, यानी पृथ्वी के तुलनात्मक रूप से ये अपनी स्पीड को मेंटेन करता है। तो इसी वजह से ऐसी कक्षा को भूतुल्यकालिक कक्षा, ऐसे उपग्रह को भूतुल्यकालिक उपग्रह, और ऐसी कक्षा, क्योंकि यहां पर जो उपग्रह होता है वो ठहरा हुआ नजर आता है, इसलिए इसे भूस्थैतिक कक्षा और ऐसे उपग्रह को भूस्थैतिक उपग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये इसी वजह से इसे भूस्थैतिक कक्षा, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे तुम लोग बचपन में देखते होगे कि दो लड़कियां अपना हाथ पकड़कर एक दूसरे के साथ ऐसे करके घूमती हैं। तुमने सब देखा होगा ना, खूब अच्छे से देखा होगा, मुझे पता है, ठीक है। तो ऐसे घूमती हैं, तो जब घूमती हैं तो ये जो लड़की होती है और ये लड़की होती है, दोनों एक दूसरे का सामना कर रही होती हैं और लगातार दोनों एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, अपनी स्पीड को मैच करती हैं, तभी वो एक दूसरे के चेहरे को एक दूसरे के सामने लगातार घूमते हुए रख पाती हैं। अगर एक की स्पीड कम हो जाए तो दूसरी की स्पीड ज्यादा हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में एक लड़की उधर फिक उठेगी, वहां चली जाएगी, ठीक है, वह हो ही नहीं पाएगा। तो दोनों एक दूसरे की स्पीड को मैच करती हैं, इसी वजह से लगातार घूमते वक्त एक दूसरे का चेहरा उनको नजर आता है। तो उसी तरीके से ये जो सैटेलाइट होता है ये अपनी स्पीड को, ठीक है, पृथ्वी की जो अक्ष पर घूर्णन है उसकी स्पीड के साथ मैच करता है, इसी वजह से वो लगातार एक ही जगह को फोकस करता है, एक ही जगह को फोकस करता है, और इसी वजह से इस तरीके की कक्षा को भूस्थैतिक कक्षा बोलते हैं और ऐसे उपग्रह को भूस्थैतिक उपग्रह के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को ये 101% बात समझ में आ गई होगी कि भूस्थैतिक कक्षा क्या होती है, भूस्थैतिक उपग्रह क्या होते हैं, भूतुल्यकालिक कक्षा क्या होती है, भूतुल्यकालिक उपग्रह क्या होते हैं, क्योंकि ये ठहरे हुए नजर आते हैं ऑब्जर्वर को, तो इसी वजह से ये इन्हें भूस्थैतिक उपग्रह के नाम से जाना जाता है और ऐसी कक्षा को भूस्थैतिक कक्षा के नाम से जाना जाता है। ये इक्वेटर के सामने। तो सर ये बताइए, इसका मतलब तो ये है कि सर ये सिर्फ एक ही देश को फोकस करता होगा? 100% ये एक ही देश को फोकस करता है, ये पूरी दुनिया का चक्कर नहीं काटता ध्रुवीय उपग्रह की तरह से, ये सिर्फ एक ही जगह को फोकस करता है। तो होप मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ गई बात? जल्दी बताइए। अब नाच के गा के हर तरीके से समझाया जाता है, अब भी अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो फिर बड़ा दुख की बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को समझ में आया होगा, तो किसी को नहीं समझ में आया होगा। मजा आ गया बच्चों? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलिए तो जल्दी से इसको भी नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से, ठीक है। एडवांटेज देखो, डिसएडवांटेज मत देखो, ठीक है।
अभी एडवांटेज देखो, जब डिसएडवांटेज बताएंगे तो जानना, ठीक है। तो लिखेगा पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर, पृथ्वी की सतह से लगभग 36,000 की ऊंचाई पर जहां पर उपग्रहों को भेजा जाता है, भूस्थैतिक या भूतुल्यकालिक कक्षा कहलाती है, भूस्थैतिक अथवा भूतुल्यकालिक कक्षा कहलाती है, ठीक है। भूस्थैतिक और भूतुल्यकालिक कक्षा कहलाती है, भूस्थैतिक अथवा भूतुल्यकालिक कक्षा कहलाती है। यहां पर उपग्रहों को भूमध्य रेखा के सामने प्रक्षेपित किया जाता है, यहां पर उपग्रहों को भूमध्य रेखा के सामने प्रक्षेपित किया जाता है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन, तथा उपग्रह के अपने कक्षा में घूर्णन, तथा उपग्रह के अपनी कक्षा में घूर्णन की गति को समन्वय स्थापित किया जाता है, इसीलिए यह उपग्रह पृथ्वी से देखने पर समन्वय स्थापित किया जाता है। इसी कारण यह उपग्रह पृथ्वी से देखने पर एक ही स्थान पर ठहरे हुए नजर आते हैं, तथा पृथ्वी के एक ही स्थान से ठहरे हुए नजर आते हैं, तथा पृथ्वी के एक ही भूभाग को फोकस करते हैं, ठीक है। होप कि मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो इसके दो नाम होते हैं, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट, और दूसरा नाम होता है जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, और जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट। इसीलिए इसे जियो कहा जाता है। जियो का फुल फॉर्म क्या हो गया, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट या जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, ठीक है। तो लेकिन आप हिंदी में वाले हैं तो हिंदी में देखिए भूस्थैतिक कक्षा, भूतुल्यकालिक कक्षा। अब आता है सवाल कि सर कौन से उपग्रह यहां पर भेजे जाते हैं, तो कौन से उपग्रह यहां पर बच्चों भेजे जाते हैं, तो यहां याद रखिएगा जितने भी दूर संचार उपग्रह होते हैं, ठीक है, भारत के जितने भी दूर संचार उपग्रह हैं, ठीक है, जितने भी मौसमी उपग्रह हैं, ठीक है, और भारत का जो नेविगेशन उपग्रह है, नेविगेशन इरनस जिसे बोलते हैं, जो भारत का नेविगेशन उपग्रह है, तो चाहे दूर संचार उपग्रह हो, मौसमी उपग्रह हो, नेविगेशन उपग्रह हो, सारे के सारे जो है वो कहां पर भेजे गए हैं, भूस्थैतिक कक्षा या भूतुल्यकालिक कक्षा में। तो ये चीज वहां पर मेंशन कर लीजिए कि मुख्यतः दूर संचार उपग्रह, नौ परिवहन उपग्रह, मौसमी उपग्रह भूस्थैतिक कक्षा में भेजे जाते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जैसे जीसैट सैटेलाइट मैंने आपको बताया था, इरनस बताया था नेविगेशन वाला, मौसमी आपको कल्पना बताया था, ये सब कहां भेजे गए हैं, जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट में, यानी भूतुल्यकालिक या भूस्थैतिक कक्षा में भेजे गए हैं। तो होप मेरे प्यारे बच्चों ये ऑर्बिट भी आपको सबको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। मैंने लिखवा भी दिया, मैंने घूम के डांस करके हर तरीके से बता भी दिया। मुझे नहीं लगता कि किसी बच्चे को ऐसा हुआ होगा कि नहीं समझ में आया होगा। तो बिल्कुल बात क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। कौन कौन है दूर संचार उपग्रह सब बता चुका हूं, तुम ठीक है, नोट कर लिया बच्चों, बिल्कुल बात क्लियर, 100% सारी बातें समझ में आ गई। तो लेट लपेट आते हैं भैया, थोड़ा लेट लपेट बताया कीजिए, ठीक है। शुरू से आएंगे तो क्लास आपको पता है सब बताया जा चुका है, कौन से दूर संचार है, कौन से, एक बार नहीं कई बार रिपीट बता देता हूं, ठीक है, इतना बढ़िया तुम लोग पढ़ रहे हो। अब एक ऑर्बिट ऐसी होती है बच्चों जो हमारी अर्थ के से, ये हमारी अर्थ है, ठीक है बच्चों, ये अर्थ से लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है, 10,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है, ठीक है, 10,000 किलोमीटर की दूरी पर होती है। और इसे बोलते हैं मियो, क्या बोलते हैं बच्चों, मियो का मतलब होता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, मध्यम दूरी की कक्षा होती है ये, ठीक है, या मध्य भू कक्षा या मध्यम भू कक्षा, तो इसे बोलते हैं मध्य भू कक्षा, ठीक है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, क्या बोला जाता है, मीडियम अर्थ ऑर्बिट या मध्य भू कक्षा, ठीक है, मध्य भू कक्षा। ये जो मध्य भू कक्षा होती है इसमें भारत का कोई उपग्रह नहीं भेजा जाता, लेकिन इसमें जो जीपीएस आप यूज करते हैं, जो अमेरिका का सैटेलाइट है, हमारा नहीं है, लेकिन अमेरिका के जो सैटेलाइट होते हैं, तो जो जीपीएस सैटेलाइट है बच्चों, जो जीपीएस सैटेलाइट है, तो ये जो जीपीएस सैटेलाइट है अमेरिका के, यूएसए के, अमेरिका के, इनको यहां भेजा गया है मियो में, मीडियम अर्थ ऑर्बिट या मध्य भू कक्षा में भेजा गया। भारत का कोई सैटेलाइट यहां पर मुख्यतः नहीं भेजा जाता, ठीक है, ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए अलग बात है, लेकिन जो भारत का कोई सैटेलाइट इस मध्य भू कक्षा में नहीं भेजा जाता, मीडियम अर्थ ऑर्बिट में नहीं भेजा जाता। लेकिन जो अमेरिका का, अगर इसका एग्जांपल लेना चाहो तो यहां पर कौन सा सैटेलाइट दुनिया का गया है, तो जीपीएस सैटेलाइट जो है यूएसए के, अमेरिका के, वो इस मध्य भू कक्षा में भेजे जाते हैं। तो क्योंकि हमारा भारत यहां पर नहीं भेजता तो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट ये कक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो ये आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए, बस ऐसे ही बना लीजिए, क्योंकि हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर इंडिया जो है ज्यादा नहीं भेजता है, ठीक है। अब जो नई कक्षा में बताने जा रहा हूं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो बच्चों, बड़ी मजेदार कक्षा आपको बताने जा रहा हूं, मजा आएगा इस चीज को जानकर, ठीक है। अब देखो बच्चों, ये हमारी मान लो ये पृथ्वी है, बिल्कुल वो अपना जो है कमेंट्री वेंट्री सब रोक कर ध्यान से इसको देखिएगा, ठीक है। ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब ये हमारी पृथ्वी है और मान लीजिए ये ऑर्बिट है 36,000 किलोमीटर वाली, तो ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी 36,000 किलोमीटर की जियो ऑर्बिट है, ठीक है बच्चों, 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट पे जियो ऑर्बिट है, ठीक है। और ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। अब हमें 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में हमें सैटेलाइट भेजना है, समझ, बहुत मजेदार है जुगाड़,
भारत जुगाड़ करने में महारत हासिल है। तो अब हमें 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में भेजना है, लेकिन यार हमारे पास यान जो है, जो हमारे पास अंतरिक्ष यान है जिसकी मदद से हम सैटेलाइट भेजते हैं, उसकी ताकत सिर्फ 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक जाने को है, यानी कि सिर्फ वो निम्न भूकक्षा में जा सकता है। ठीक है, तो निम्न भूकक्षा में ये जा सकता है। तो ऐसा हमारे पास यान है निम्न भूकक्षा, यानी 200 से लेकर 2000 किलोमीटर तक की ऑर्बिट में जाने का, भेजना हमें 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट पर। हमारे पास इतना ईंधन नहीं है, हमारे पास, हम बढ़िया बहुत बड़े देश नहीं है, हम बहुत गरीब देश हैं, नॉर्मल देश हैं। अब हम क्या करें, जुगाड़ क्या करना करें समझ नहीं आ रहा है। भेजना भी है 36,000 किलोमीटर पर, क्योंकि दूरसंचार उपग्रह वहीं जाएगा, और हमारे पास ताकत 200 से 2000 की है। क्या करें, तो एक जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाई जाती है बच्चों, बहुत मजा आएगा आपको जानकर। इसमें क्या किया जाता है, पहले हम क्या करते हैं, सैटेलाइट को 36,000 किलोमीटर पर डायरेक्ट नहीं भेजते। ठीक है, 36,000 किलोमीटर पर डायरेक्ट नहीं भेजते, बल्कि पहले सैटेलाइट को, मेरे प्यारे बच्चों, सैटेलाइट को पहले लो अर्थ ऑर्बिट में एक अंडाकार ऑर्बिट में डाल दिया जाता है, ऐसे। ठीक है, अंडाकार ऑर्बिट में इसको डाल दिया जाता है, लो अर्थ ऑर्बिट में। पहले निम्न भूकक्षा में सैटेलाइट को हम डाल देते हैं। ठीक है, अब ये सैटेलाइट जो होता है निम्न भूकक्षा में पहुंचकर निम्न भूकक्षा में इस अंडाकार ऑर्बिट में चक्कर लगाता रहता है। अब ये जो सैटेलाइट होता है, ये सैटेलाइट यानी उपग्रह होता है, इसमें थोड़ा ईंधन रखा जाता है। ठीक है बच्चों, ईंधन रखा जाता है। ठीक, इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये सैटेलाइट, ठीक है, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये सैटेलाइट इस अंडाकार ऑर्बिट में ऐसे घूमता है। तो अब क्या होता है कि जैसे ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा कहां पर होता है, पृथ्वी की सतह पर, यानी पृथ्वी के करीब जब जाओगे तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लगता है। इतना बात तो आपको पता होती है, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा लगता है जब पृथ्वी के करीब जाते हो, पृथ्वी की सतह के करीब जाते हो, पृथ्वी करीब। तो और पृथ्वी जब अपनी ग्रेविटी से, गुरुत्वाकर्षण से अपनी तरफ तुमको खींचेगी, तो तुम्हारी वेलोसिटी, तुम्हारा जो वेग होगा वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताओ। अगर वो ज्यादा फोर्स लगाएगी तुम पर, तो तुम्हारा वेग बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। जैसे कोई चीज ऊपर ऐसे फेंकते हो, तो जब वो नीचे आती है तो लगातार उसके वेग में परिवर्तन होता है, जिसे हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं, जिसे जी से हम लोग पढ़ते थे, जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, याद है आपको। तो जब कोई भी चीज आप ऊपर से ऐसे फेंकते हो, जब वो नीचे आती है तो लगातार उसके पृथ्वी उसको अपने गुरुत्वाकर्षण से खींचती है, और उसकी वजह से उसकी वेग में लगातार बढ़ोतरी होती है। तो पृथ्वी की तरफ जब आते हो तुम, तो लगातार तुम पर पृथ्वी अपना गुरुत्वाकर्षण ज्यादा लगाती है, जिससे कि लगातार तुम्हारे वेग में बढ़ोतरी होती है। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। नॉर्मली आप देखते हो, ठीक है, उसमें देखते हो। तो अब क्या होता है, पृथ्वी, हम लोग क्या करते हैं, अपने इस उपग्रह को 36,000 पर डायरेक्ट ना भेजकर पहले लो अर्थ ऑर्बिट में, एक अंडाकार ऑर्बिट में डाल देते हैं। और जब ये पृथ्वी का चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाते पृथ्वी, देखो ये दूरी है पृथ्वी से, काफी दूर है, लेकिन जब ये पृथ्वी के करीब जाता है मेरे बच्चों, ये सैटेलाइट बहुत मजेदार, देखिएगा, पृथ्वी के करीब जाता है तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण इसमें ज्यादा लगता है। जब पृथ्वी इस पर गुरुत्वाकर्षण लगाती है तो इसका वेग बदलता है, वेग बढ़ता है, और इसी वक्त ये अपना इंजन ऑन कर देता है। इसमें थोड़ा सा फ्यूल रखा जाता है, इंजन ऑन कर देता है। जब ये इंजन ऑन कर देता है, एक तो पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण से इसे खींच रही है, तब इसका वेग बढ़ रहा है, ऊपर से इसने इंजन ऑन कर दिया, इंजन से और एनर्जी मिल जाती है। जब और एनर्जी मिल जाती है तो ये ऐसे घूमकर ये दूर हो चला जाता है। ठीक है, दूर चला जाता है, फिर दूर जाते फिर ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के करीब से गुजरता है, फिर इसका वेग बढ़ता है, फिर इसमें इंजन ऑन कर दिया जाता है, फिर ये लंबी दूरी और दूर चला जाता है, फिर ये जाएगा, फिर उसके बाद इसके वेग में परिवर्तन होगा, तेज बढ़ेगा, फिर इंजन ऑन कर दिया जाएगा, फिर और दूर चला जाता है, फिर और दूर चला जाकर इसको हम लोग 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में डाल देते हैं। तो ये जुगाड़ टेक्नोलॉजी, जिसमें हमारे पास ताकत नहीं होती है 36,000 किलोमीटर की दूरी पर डायरेक्ट जाने की, वहां पर हम क्या करते हैं, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की मदद से वेग में बढ़ोतरी करके और थोड़ा फ्यूल जलाकर हम इस अंडाकार ऑर्बिट में से गुजरते हुए इसको 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में पहुंचा देते हैं। समय ज्यादा लगता है, थोड़ा ज्यादा लगता है, लेकिन हमारा काम हो जाता है, क्योंकि हमारे पास उतना बड़ा यान नहीं अगर है, तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में सैटेलाइट को पहुंचा देते हैं। तो इस तरीके की जो ऑर्बिट होती है मेरे प्यारे बच्चों, इसे बोला जाता है, इसे नाम दिया जाता है, इसे बोला जाता है भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा, या जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, या जीटीओ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बच्चों, जीटीओ के नाम से। तो ये गया, फिर उसके बाद ऐसे गया, फिर ऐसे बढ़ाते हम लोग वहां उसको पहुंचा देते हैं। इसको एक एग्जांपल से यहां पर भी देख सकते हैं। जैसे ये हुआ, तो पहले इस अंडाकार ऑर्बिट में हमने डाल दिया, और फिर ऐसे ही बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, और फिर बढ़ाते हम इसको 36,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में डाल देते हैं। तो ये होती है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका भी यूज, भारत इसका उपयोग बहुत करता है, क्योंकि इसमें पैसा कम खर्च होता है, इसमें ईंधन कम खर्च होता है। और इस जुगाड़ टेक्नोलॉजी को हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों, जीटीओ ऑर्बिट के नाम से, या भूस्थैतिक स्थानांतरण कक्षा के नाम से जाना जाता है। तो ये कोई परमानेंट कक्षा नहीं, यहाँ पे कोई सैटेलाइट घूमता नहीं है, ये एक ऐसी कक्षा है जहां पर डालकर सैटेलाइट को हम लोग लो अर्थ ऑर्बिट यानी निम्न भूकक्षा से हम उसको भूस्थैतिक कक्षा में 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचा देते हैं। होप कि आप लोगों को बहुत मजा आया होगा इसको जान। बिल्कुल क्लियर हुआ मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, ऐसे ही मंगलयान, इसी तरीके से चंद्रयान, ये सब इसी तरीके से, इसी जुगाड़ वाली टेक्नोलॉजी से लॉन्च किए गए थे। ठीक है, लॉन्च किए गए थे इसी तरीके से इनको लॉन्च किया गया था। तो जल्दी से इसे लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। मजा आया कि नहीं मजा आया? मजा आया कि नहीं मजा आया? जल्दी बताइए इस ऑर्बिट के बारे में जानकर। हाँ बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई बात नहीं सुप्रिया, अगली बार तुमको मजा आएगा। इतना मजा लगाने के बाद भी नाच गा के, हंस गा के, ठीक है, उछल कूद कर, ठीक है, अपनी या भू स्थान है जहां पर उपग्रहों को निम्न भूकक्षा में डालकर निम्न भूकक्षा में डालकर निम्न भूकक्षा में डालकर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण तथा कम मात्रा में ईंधन की मदद से, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण तथा कम मात्रा में ईंधन की मदद से भूस्थैतिक कक्षा तक पहुंचाया जाता है। भूस्थैतिक कक्षा तक पहुंचाया जाता है। भूस्थैतिक कक्षा तक पहुंचाया जाता है। इस कक्षा के उपयोग से
यह कक्षा एक माध्यम के रूप में कार्य करती है, यह कक्षा एक माध्यम के रूप में कार्य करती है, और इसकी मदद से कम ऊर्जा, कम ईंधन लिखेगा, कम ईंधन में भी हम उपग्रहों को भूतुल्यकालिक या भूस्थैतिक कक्षा तक पहुंचा सकते हैं। कम ईंधन की मदद से भूतुल्यकालिक या भूस्थैतिक कक्षा तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, इस सैटेलाइट का मैंने बताया था ना 22,000 से 24,000 किलोमीटर की ऑर्बिट में। ठीक है, 22,000 से 24,000 किलोमीटर का वेग होता है, इनका जो स्पीड होती है वो 22,000 से 24,000 किलोमीटर की होती है लो अर्थ ऑर्बिट में। आगे जाने पर इसकी जो स्पीड होती है कंपैरेटिवली कम होती है, डिपेंड करता है कितनी दूरी पर सैटेलाइट को भेजते हैं। ठीक है, पढ़ाई जो होती है वो समझाया जाए और अच्छे से समझाया जाए, ऐसा समझ में आ जाए कि पढ़ाई जो है वो इंजॉयमेंट बन जाए, मजेदार बन जाए, हर चीज समझ में आने लगे, तो इंसान का पढ़ने में और मन लगेगा। जब उससे वो किसी चीज को एंजॉय करता है तो उसको और इंटरेस्ट लेकर पढ़ता है, फिर और पढ़ता है, और नॉलेज बढ़ती है, और पढ़ता है, और नॉलेज बढ़ती है, और इस तरीके से वो सब कुछ तैयार कर लेता है। दुनिया का मजे की बात हैं डोनाल्ड, इसी मजे में लगा दोगे, इसी पढ़ाई में लगा, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। और ऐसे लोगों के, ऐसे सुप्तावस्था वाले लोगों के चक्कर में आप लोग ना पड़े मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग पूरा अच्छे से चीजों को समझें, जानें, नॉलेज गेन करें। ठीक है, नॉलेज इसी तरह से तो गेन हो रही है, ऐसी ऐसी चीजें, कॉन्सेप्ट किया होगा, तो सारी चीजों का अब आगे हम लोग कल जो अपने सैटेलाइट सिस्टम है उनके बारे में पढ़ेंगे, और उन रॉकेट के बारे में पढ़ेंगे जिन रॉकेट की मदद से इन सैटेलाइटों को लॉन्च किया जाता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। थैंक यू सो मच एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।